हेलो एवरीवन। तो चलो फाइनली जिस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा लोगों ने बोला था, आज हम लोग वो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और वो चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मिक्स। हम लोग लास्ट टाइम मार्केटिंग चैप्टर देख चुके थे। अगर हमको मार्केटिंग चैप्टर आता है ना, तो मार्केटिंग मिक्स के कुछ बेसिक एलिमेंट्स थोड़े बहुत हम लोगों ने कहीं ना कहीं मार्केटिंग में देख लिया था। सो आज हम लोग इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में लेके जाते हैं। मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स और फंक्शन में हमने सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें देखी थी। आज हम लोग उसी चीज को थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग देके रखा है। भाई मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन, इट रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर बेसिक एलिमेंट्स। चार बेसिक बेसिक एलिमेंट्स को हम लोग कंबाइन करते हैं, जो कंपनी का सबसे मेन पार्ट है। मार्केटिंग सिस्टम का सबसे मेन पार्ट होता है। उन चारों चीजों को हम लोग कंबाइन करके तो क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। और भाई ये चारों मेन चीजें कौन सी है? कौन सी मेन चीजें हैं? चार। सबसे पहले याद रखना, हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट। दूसरा प्राइस स्ट्रक्चर। थर्ड वन प्रमोशनल एक्टिविटी। एंड फोर्थ वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज द प्लेस। हम लोग याद रखेंगे 4P: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। 4P याद रखना है हमको: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इस चैप्टर को इन चार अलग अलग पार्ट्स में भाई हम लोग डिवाइड कर देंगे। सर हम लोग जब ये मार्केटिंग मिक्स करते हैं, हम लोग जब मार्केटिंग करते हैं किसी भी चीज की, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले इट हेल्प्स द फर्म इन इंक्रीजिंग द सेल्स एंड प्रॉफिट। भाई आप लोग मार्केटिंग मिक्स जितना अच्छे से परफॉर्म करोगे, उतना ही आपके बिजनेस की सेल्स और आपके बिजनेस का प्रॉफिट क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा। सेकेंड पॉइंट, इट मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स विच आर इंटररिलेटेड। जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है, इन सबके बीच में बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। भाई इक्वल इंपॉर्टेंस दो, हर एक चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है तो उसका प्राइस डिसाइड करना उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्यों? कस्टमर प्राइस प्रोडक्ट परचेज करने से पहले क्या करता है? प्राइस देखता है। भाई प्राइस बहुत ज्यादा होगा तो शायद वो परचेज नहीं करेगा, प्राइस कम होगा, बहुत कम होगा तो शायद मेरे बिजनेस को लॉस होगा। तो जितने भी एलिमेंट है, प्रोडक्ट हो, प्राइस हो, प्लेस हो, प्रमोशन हो, आप लोग उन चार चीज को क्या करोगे? इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे। नेक्स्ट वन, इट हेल्प्स इन परस्यूइंग द कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग। भाई हमने पहले भी पढ़ा था मार्केटिंग में भी, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग मतलब हमेशा हम लोग ये जो मार्केटिंग कर रहे हैं ना, वो कस्टमर के लिए कर रहे हैं। कस्टमर को पहले पूछो, उनको उनकी नीड पता करो कि भाई उनको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, फिर वैसा प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर वैसा ही प्रोडक्ट हम लोग उनको क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। तो कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग है। एंड लास्ट वन, इट इज चेंज विद द चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। भाई अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होती है ना, तो डेफिनेटली हम लोग हमारे मार्केटिंग मिक्स में भी चेंज करने वाले हैं। कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है तो मैं प्रोडक्ट चेंज कर लेता हूं, प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत चेंज करूंगा। कस्टमर की इनकम लेवल में या किसी में कुछ चेंज आता है तो शायद प्रोडक्ट के प्राइस में कुछ चेंज करेंगे। तो मार्केट में अगर कोई चेंज आएगा तो हम लोग डेफिनेटली हमारे मार्केटिंग मिक्स में भी क्या करेंगे? चेंजेस करेंगे। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन है कि मार्केटिंग मिक्स क्या है। तो चार ऐसे बेसिक एलिमेंट्स है जो मार्केटिंग सिस्टम का पार्ट है, और इसकी मदद से, इसकी वजह से ही हम लोग प्रोडक्ट को आसानी से क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फाइनली मैंने आपको बताया चैप्टर चार पार्ट्स में डिवाइडेड है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सबसे पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं हम लोग। कौन सा पार्ट है? प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट की जब हम लोग बात करते हैं, हमको बहुत अच्छे से पता है प्रोडक्ट क्या होता है। तो ऑब्वियसली इट कैन बी अ गुड और अ सर्विस। जो चीज हम लोग क्या करने वाले हैं? मार्केट में सेल करने वाले हैं। तो देखते हैं, इट रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फीचर्स रिलेटिंग टू ए प्रोडक्ट और सर्विस टू बी ऑफर्ड फॉर सेल। मैं आपको जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं मैं, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है। याद रखना, प्रोडक्ट इंक्लूड्स बोथ, it includes goods as well as services. It involves the decision concerning the quality, the size, the range, package, brand name, label, warranty and service. अरे बाप रे, इतनी सारी चीजें। जब कोई इंसान प्रोडक्ट परचेस करता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें देखता है। उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें साइज कितना है, उसमें रेंज कौन सी आती है, उसकी पैकिंग किस तरह से हुई है, क्या ब्रांड नेम रखेंगे प्रोडक्ट का, लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए,
वारंटी 1 साल की है, 2 साल की है, क्या है वो भी देखेंगे, आफ्टर सेल्स सर्विस वो भी देखेंगे। तो इतनी सारी चीजें हैं जो बेसिकली हम लोग प्रोडक्ट बनाते टाइम ध्यान में रखेंगे। मुझे अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो मैं उसकी क्वालिटी, उसकी वारंटी, उसकी आफ्टर सेल्स सर्विस, उन सब चीजों के ऊपर फोकस करने वाला हूं। और याद रखना, जब हम लोग कोई प्रोडक्ट ऑफर करते हैं ना, तो उन प्रोडक्ट्स के साथ कुछ बेनिफिट्स होते हैं। एक होता है कोर बेनिफिट, भाई सबसे मेन बेनिफिट है, ये ऐसा बेनिफिट है जिसके लिए हम लोग प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। से फॉर एग्जांपल कार, भाई कार का कोर बेनिफिट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। हमने एक ही इंटेंशन से उसको परचेस किया है कि हमको ट्रांसपोर्टेशन का बेनिफिट चाहिए, सबसे मेन मेरा पर्पज ही वो था, जो कोर बेनिफिट है। दूसरा, एक्सपेक्टेड बेनिफिट। शायद ऐसा हो सकता है कि कस्टमर कुछ चीजें एक्सपेक्ट करता हो उस प्रोडक्ट से कि भाई एडिशनली ये चीजें मुझे उस प्रोडक्ट में चाहिए। से फॉर एग्जांपल आपने कार परचेस की, उसका कोर बेनिफिट क्या था? ट्रांसपोर्टेशन। तो उसका एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऐसा भी हो सकता है, फ्यूल एफिशिएंट कार। कस्टमर कार खरीदते समय सोच सकता है ना कि भाई हमको कैसी कार चाहिए? फ्यूल एफिशिएंट कार चाहिए, फ्यूल एफिशिएंसी होनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज द ऑग्यूमेंटेड बेनिफिट। ऑग्यूमेंटेड बेनिफिट मतलब जो मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा मार्केटर मतलब सेलर खुद ऑफर कर रहे हैं। देखो, कोर बेनिफिट क्या था? ट्रांसपोर्टेशन। एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या था? फ्यूल एफिशिएंसी। ऑग्यूमेंटेड बेनिफिट से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट फ्री लोन या फिर फ्री इंश्योरेंस। मैं आपको कार सेल कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं आपको लोन मिलेगी, वो भी विदाउट इंटरेस्ट, या फिर कार में इंश्योरेंस फ्री। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था? नहीं। क्या मेन आपका बेनिफिट ये था? नहीं। ये ऑग्यूमेंटेड बेनिफिट है। तो याद रखेंगे, कोर बेनिफिट, एक्सपेक्टेड बेनिफिट एंड ऑग्यूमेंटेड बेनिफिट। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब भाई प्रोडक्ट मिक्स में सबसे पहले तो हमको गुड्स और सर्विस के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले गुड्स क्या है? बहुत बेसिक चीज है, ऑल द टेंजिबल आइटम्स भाई विच कैन बी सीन एंड टच्ड, जिसको आप लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो, जिसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो क्या है? गुड्स है। ब्रेड है, बटर है, टूथपेस्ट है, कोई भी चीज है, ये सब कुछ किस में आ गया? गुड्स के अंदर, जिसको आप लोग क्या कर सकते हो? कहीं ना कहीं टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। सबसे पहले इसीलिए क्या बोला फीचर्स में? गुड्स आर टेंजिबल, दे कैन बी सीन एंड टच्ड। वो गुड्स का एक शेप होता है, उसका एक साइज है, उसका एक वेट है, कलर है, वो सब कुछ हम लोग आसानी से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, गुड्स आर सेपरेबल फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड द सेलर, देयर इज यूजुअली अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। गुड्स आर सेपरेबल मतलब उसको प्रोड्यूसर से अलग किया जा सकता है। से फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोलता हूं, मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मैंने वो मोबाइल फोन आपको सेल कर दिया, मतलब मैंने उस प्रोडक्ट को क्या कर दिया? सेलर से अलग कर दिया है। और नॉर्मली ना टाइम गैप होता है प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में। आज प्रोडक्ट बनाया तो क्या आज की आज सेल हो जाएगा? नहीं, शायद महीने 2 महीने बाद भी सेल हो सकता है वो। सो बेसिकली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। नेक्स्ट, गुड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेल और यूज इन फ्यूचर। भाई ध्यान रखना, गुड्स को स्टोर करना पॉसिबल है। क्या सर्विस को स्टोर कर सकते हो? नहीं, बट गुड्स को क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो, फ्यूचर में आसानी से यूज कर सकते हो। एंड फैक्ट्री मेड गुड्स आर होमोजीनियस इन क्वालिटी। भाई अगर फैक्ट्री के अंदर गुड्स बना रहे हो कोई पर्टिकुलर मशीन के अंदर, तो होमोजीनियस क्वालिटी होती है, मतलब एकदम सेम, एज सच कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि कोई फोन मैन्युफैक्चर हो रहा है कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री में, तो जितने भी फोन है उस पर्टिकुलर मॉडल के, वो सब सेम ही होंगे, उसकी क्वालिटी में कभी कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हमको पता ही है ऑब्वियसली गुड्स के बारे में। अब भाई अलग अलग तरह के गुड्स होते हैं। एक होता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब बेसिकली ऐसे गुड्स है जिसको कंज्यूमर डायरेक्टली क्या कर सकता है? कंज्यूम कर सकता है। उसमें भी वेराइटी है कंज्यूमर गुड्स में। भाई सबसे पहले तो कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स मतलब ये ऐसे गुड्स है जिसको हम लोग मिनिमम एफर्ट के साथ परचेस करते हैं, बहुत मेहनत नहीं करनी है। भाई मार्केट में गया, मैं फ्रीक्वेंटली इन चीजों को परचेस करता हूं, से फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट है, न्यूज़पेपर है, फ्रीक्वेंटली परचेस करते हैं। और क्या इसमें कोई एफर्ट लगाते हैं हम लोग? कभी भी नहीं। These goods are purchased frequently and with minimum efforts. Next one, shopping products. भाई ये ऐसे प्रोडक्ट है जहां पे आप उसको परचेस करते हो ओनली आफ्टर ए कंपैरिजन। आप लोग प्रॉपर एनालिसिस करते हो, कंपेयर करते हो उसकी प्राइस को, उसकी क्वालिटी को, उसकी वारंटी को, और उसके बाद ही परचेस करते हो। सर एग्जांपल, तो टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मॉल में या शॉप में जाएंगे, कंपेयर करेंगे, अलग अलग कंपनी चेक करते हैं और उसके बाद परचेस करते हैं। इट इज परचेस्ड आफ्टर कंसिडरेबल कंपैरिजन। एंड लास्ट वन, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसके लिए हमको स्पेशल एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं परचेस करने के लिए।
कोई ज्वेलरी है, कोई से फॉर एग्जाम्पल कोई एंशिएंट आइटम है, या ऐसा कुछ भी है, स्पेशल एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और याद रखना ये नॉर्मली एक्सपेंसिव चीजें हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट में। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, इसकी यूनिट वैल्यू क्या है, बहुत हाई है, और इसको अगर सेल करना है तो कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी कि मार्केट में ऐसा भी कोई प्रोडक्ट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो याद रखना कंज्यूमर गुड्स में तीन चीजें, कन्वीनियंस गुड्स जिसमें मिनिमम एफर्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट जिसमें कंपैरिजन करना पड़ता है, और स्पेशलिटी प्रोडक्ट जिसमें स्पेशल एफर्ट्स लगाते हैं, जैसे ज्वेलरी या कोई एंशिएंट आइटम में। नेक्स्ट वन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। भाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो सिर्फ इंडस्ट्रीज परचेस कर रही है या यूज कर रही है। सबसे पहले तो एकदम बेसिक है रॉ मटेरियल, बहुत सिंपल है। रॉ मटेरियल क्यों यूज करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग उसको उस रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर सके, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर सके। तो पहला रॉ मटेरियल हो गया। दूसरा ऑपरेटिंग सप्लाईज। भाई ऑपरेटिंग सप्लाई, प्रोडक्ट बनाते टाइम बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है हमको, जैसे से फॉर एग्जांपल नट्स है, बोल्ट्स है, फ्यूल है, पावर है, ये सब ऑपरेटिंग सप्लाई प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, बट डेफिनेटली प्रोडक्ट बनाने के लिए इन सब चीजों की मदद चाहिए हमें। नेक्स्ट इंस्टॉलेशन। भाई ऐसा होता है ना, आप लोग अगर फैक्ट्री से फॉर एग्जांपल आपकी कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री पे हैवी मशीनरी इंस्टॉल करते हो आप लोग, फैक्ट्री साइट का ध्यान रखना पड़ता है आप लोगों को, प्लांट्स एंड मशीनरी के ऊपर फोकस करते हैं, तो वो सब चीजें इंस्टॉलेशन के बारे में। नेक्स्ट एसेसरी इक्विपमेंट्स। भाई हम लोग बिजनेस करते हैं तो छोटी छोटी एसेसरीज का, इक्विपमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। कंप्यूटर है, फैक्स मशीन है, ये सब चीजें होनी चाहिए, ड्रिल मशीन है। शायद इन सब की वैल्यू भी बहुत कम है, बहुत ज्यादा वैल्यू भी नहीं है, और बेसिक चीजें हैं। एंड फैब्रिकेटेड पार्ट्स। फैब्रिकेटेड पार्ट्स मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का पार्ट बन जाती है। एक सिंपल एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, शूलेस। शूलेस फैब्रिकेटेड पार्ट है जो बेसिकली किसका पार्ट बन जाता है, शू का पार्ट बन जाएगा। तो हम लोग ध्यान रखेंगे ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। रॉ मटेरियल, ऑपरेटिंग सप्लाई, इंस्टॉलेशन, एसेसरी इक्विपमेंट एंड फैब्रिकेटेड पार्ट्स। कंज्यूमर गुड्स में 3 चीजें थी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में 5 चीजें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर्विस की बात आ गई। अगर आपको गुड्स पता है तो सर्विस भी पता ही होगा, बहुत सिंपल है। सर्विस का मतलब ऐसी एक्टिविटी, ऐसे बेनिफिट्स, ऐसे सेटिस्फेक्शन जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, या तो मैं एक्टिविटी प्रोवाइड करता हूं या मैं कोई सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता हूं किसी चीज के थ्रू। गुड्स की बात करते हैं, गुड्स अगर टेंजिबल था तो सर्विस क्या है, इनटेंजिबल है, जिसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। गुड्स क्या था, जिसको स्टोर कर सकते हो, सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते भाई, इट इज पेरिशेबल, पेरिश हो जाती है। जब मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तब आपको प्रेजेंट रहना होगा। गुड्स सेपरेबल थे तो सर्विस क्या है, इनसेपरेबल है, सर्विस को अलग नहीं कर सकते। मुझे और मेरी सर्विस को अलग करना पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्ट को अलग कर सकते थे बट सर्विस को नहीं। गुड्स क्या थे, होमोजीनियस थे, एकदम सेम, फैक्ट्री मेड गुड्स सेम होते हैं, लेकिन सर्विस तो भाई हेटेरोजेनियस होती है, अलग अलग हो सकती है। आप लोग अगर आपके घर पे किसी को बुलाते हो कोई पर्टिकुलर चीज रिपेयर करवाने के लिए, उसको 5 बार बुलाओ, देखो 5 बार कुछ ना कुछ उसकी सर्विस में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा आप लोगों को। से फॉर एग्जांपल कोई इंसान आपको पढ़ा रहा है तो पढ़ाने का तरीका अलग होता है। आज मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम 1 हफ्ते बाद अगर पढ़ाऊंगा तो शायद कोई वर्ड्स तो होंगे जो चेंज होंगे, थोड़ा सा तो तरीका हो सकता है माइनर चेंज हो जाए कुछ वर्डिंग्स में या किसी भी चीज में। सर्विस हमेशा कैसी होती है, हेटेरोजेनियस। प्रोडक्ट हमेशा कैसे होते थे, होमोजीनियस होते थे। डिफरेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हो, गुड्स और सर्विस का अगर डिफरेंस पूछते हैं तो ये 4 पॉइंट ही लिख सकते हैं हम लोग आराम से। जैसे गुड्स में बहुत सारे थे ना, सर्विस में भी बहुत बेसिक है, एक्सप्लेन करने की जरूरत तक नहीं है। पर्सनल सर्विस हो सकती है, फाइनेंशियल सर्विस जो बैंक प्रोवाइड करती है, कुरियर सर्विस आ सकती है, प्रोफेशनल सर्विस जो सीए, सीएस, लॉयर ये सब प्रोवाइड करते हैं। तो अलग अलग तरह की बेसिक सर्विसेज हो सकती है। बहुत सिंपल है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बहुत ज्यादा। हाँ, यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से कंसिडर करना है। अब भाई प्रोडक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो वो होती है ब्रांडिंग। जब मैं ब्रांडिंग की बात करता हूं, ब्रांड की बात करता हूं, ब्रांड क्या है, बहुत सिंपल, नेम, साइन, सिंबल, कलर, डिजाइन, एनीथिंग। हम किसी भी चीज को ना ब्रांड बना सकते हैं, किसी भी चीज को, मतलब नाम को, सिंबल को, नंबर को, कोई भी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रांड बना सकते हैं। एंड ब्रांडिंग की मदद से आप लोग अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। मैंने मेरे प्रोडक्ट का एक नाम रखा है, एक ब्रांड नेम है, उस वजह से कस्टमर्स को पता चलता है कि इनका प्रोडक्ट अलग है और कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट अलग है। तो डिफरेंशिएट करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। जब हम लोग ब्रांडिंग की बात करते हैं, अलग अलग तरह की ब्रांड्स होती है। एक होती है इंडिविजुअल ब्रांडिंग। भाई इंडिविजुअल ब्रांडिंग का मतलब क्या है, आपने हर एक प्रोडक्ट को अलग ब्रांड नेम से रखा हुआ है।
हर चीज के लिए अलग नाम रख दिया, तो वो क्या है, इंडिविजुअल ब्रांडिंग। मैं 10 तरह के प्रोडक्ट बेच रहा हूं, 10 अलग अलग नाम से बेच रहा हूं, इंडिविजुअल ब्रांडिंग है। ब्लैंकेट फैमिली ब्रांडिंग, हर प्रोडक्ट को सेम नाम से बेच रहा हूं मैं, गोदरेज है, टाटा है, रिलायंस है, अगर ये लोग चाहे तो सेम नाम से बेच रहे हैं, तो वो क्या है, ब्लैंकेट फैमिली ब्रांडिंग है। नेक्स्ट, सेपरेट फैमिली ब्रांड नेम। सेपरेट फैमिली ब्रांड नेम, पहले मैं जितने भी प्रोडक्ट सेल करता हूं उन सभी प्रोडक्ट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा, क्लासिफाई कर देंगे। से फॉर एग्जांपल मैंने बोला सोप, शैम्पू एंड लोशन, इसको एक कैटेगरी में डाल दिया, इसको क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर ब्रांड दे दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको दूसरी कैटेगरी में डाल दिया, उसको अलग ब्रांड नेम दे दिया। तो पहले आप लोग कैटेगरी करो और उसके बाद उसका ब्रांड नेम क्या करोगे, डिसाइड करोगे। एंड लास्ट वन, कंपनी कम इंडिविजुअल ब्रांड नेम। भाई कंपनी कम इंडिविजुअल ब्रांड नेम मतलब आपका कॉर्पोरेट नेम भी है और इंडिविजुअल नेम भी है। जैसे ब्रिटानिया, ब्रिटानिया क्या करता है, हर जगह पे ब्रिटानिया वर्ड यूज करता है और बिस्किट्स के नाम भी लगाते जाता है, ब्रिटानिया गुड डे, ब्रिटानिया मैरी, इस तरीके से ब्रिटानिया ट्रीट। मतलब उन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल नेम और कॉर्पोरेट नेम दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया है। तो अलग अलग तरीके से ब्रांडिंग हो सकती है। तो आई होप सबको ब्रांडिंग का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसके जो टाइप्स है वो पता चल गए होंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। अब भाई ब्रांडिंग के कुछ एडवांटेजेस है। सबसे पहले मार्केटर को क्या एडवांटेज है, आपने अगर आपके प्रोडक्ट का नाम रख दिया, ब्रांड रख दी, तो क्या एडवांटेज आपके लिए। फर्स्ट वन, द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मैं मार्केट में बता सकता हूं कि मेरा प्रोडक्ट अलग है फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। पर्सन कैन डिफरेंशिएट हिज प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, क्योंकि ब्रांड नेम है। कस्टमर ब्रांड के बेस पे ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि इनका प्रोडक्ट अलग है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट में ना आपकी बहुत मदद हो जाती है, आप लोग बहुत आसानी से ना चीजों की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि कोई भी चीज का ब्रांड नेम है, अब मुझे टेलीविजन पे या इंटरनेट पे या कहीं पे भी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करनी है कोई प्रोडक्ट की, तो वो ब्रांड नेम है, उस नाम की मदद से। एप्पल की बात करता हूं, वो एक ब्रांड है, उसकी अगर एडवर्टाइजमेंट करनी है तो बहुत सिंपल है, क्योंकि ब्रांड बन चुकी है ऑलरेडी, नाम है एक। प्रोडक्ट का नाम ही नहीं होगा तो क्या आप लोग कभी भी एडवर्टाइजमेंट कर पाओगे, नहीं। नेक्स्ट, डिफरेंशियल प्राइसिंग। भाई अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं हम लोग, ब्रांडेड गुड्स के लिए ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो आप लोग बोल सकते हो ना कि भाई मेरा तो ब्रांडेड गुड्स है। क्लोथ्स के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, सब में देख लो, जितना ज्यादा ब्रांडेड गुड्स होता है, ब्रांड होती है ना, उतना ही वो लोग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट, लोअर सेलिंग कॉस्ट। भाई लोअर सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट को बेचने के लिए बेसिकली जब ब्रांड्स की हम लोग बात करते हैं तो बहुत ज्यादा सेलिंग कॉस्ट इनकर नहीं हो रही, यहाँ पे बहुत कम खर्चा कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली ब्रांडेड गुड्स क्या हो रहे हैं, मार्केट में सेल हो ही रहे हैं। नेक्स्ट, ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। भाई मार्केट में अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो हम लोग नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल रिलायंस, रिलायंस एक ऑलरेडी ब्रांड है। अब मुझे कोई रिलायंस को अगर कोई और नया अगर प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना है तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना इजी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो ब्रांड मार्केट में वेल नोन है, सब लोग उसको पहले से जानते हैं। एंड लास्ट वन, वाइडर मार्केट। भाई आपका जो मार्केट है ना वो क्या होते जाता है, एक्सपांड होते जाता है। ब्रांडेड गुड्स है, उसको सेल करना इजी है, ऑल ओवर मार्केट आप लोग उसको, आपके प्रोडक्ट को आसानी से क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट क्या करने वाले हैं, बेसिकली परचेस करने वाले हैं। बहुत सिंपल है, बेसिक एडवांटेजेस है। अब जैसे मार्केटर को अगर एडवांटेज मिलते हैं तो वैसे ही कुछ एडवांटेजेस कस्टमर के लिए भी है। मैं अगर कोई ब्रांडेड गुड्स खरीदता हूं तो भाई मेरे लिए क्या एडवांटेज है। फर्स्ट वन, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। मैं आसानी से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकता हूं, मुझे पता चल जाता है डिफरेंस कि भाई कौन सा इनका प्रोडक्ट है और कौन सा कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है, डिफरेंस पता चल गया। इंश्योर्स क्वालिटी, क्वालिटी के बारे में पता चल जाता है। आज एक चीज सोच के देखो, ब्रांडेड गुड्स में ना क्वालिटी एश्योरेंस होता है। हम लोग वो खरीदते हैं ना तो हम लोग पहले बोल देते कि हाँ यार ये तो ब्रांडेड गुड्स है ना, मतलब इसकी क्वालिटी तो पक्का अच्छी ही होगी। नेक्स्ट वन, स्टेटस सिंबल। भाई आज के टाइम में ब्रांडेड गुड्स क्या बन चुके हैं, स्टेटस सिंबल है। आप लोग इसीलिए यूज करते हो क्योंकि वो स्टेटस सिंबल है। एप्पल, अगर आपके पास एप्पल का प्रोडक्ट है तो वो स्टेटस सिंबल है, प्योरली स्टेटस सिंबल। आप लोग अगर से फॉर एग्जांपल जारा के क्लोथ्स पहनते हो या गुची के क्लोथ्स पहनते हो या ऐसा कुछ भी, ये सब कुछ स्टेटस सिंबल है। बहुत सारे कस्टमर ब्रांडेड गुड्स को यूज ही इसीलिए करते हैं क्योंकि वो उनके लिए कहीं ना कहीं क्या है, स्टेटस सिंबल है। एंड लास्ट वन, प्रोटेक्शन। भाई ब्रांडेड गुड्स है, ब्रांडेड गुड्स के ऊपर एमआरपी और सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, प्रिंटेड है।
कस्टमर प्रोटेक्टेड, उसको पता है कि सब जगह पे प्राइस सेम है, कोई एज सच मुझे चीट कर सकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ पहले से प्रिंटेड होता है इसके ऊपर। तो याद रखना, हमने पहले क्या देखा, एडवांटेजेस टू दी मार्केटर मतलब सेलर, दूसरा एडवांटेजेस टू दी कस्टमर। नेक्स्ट चलो आगे देखते हैं। ओके, ब्रांडिंग के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं लेबलिंग। भाई जब हम लोग लेबल की बात करते हैं, लेबल क्या होता है, तो लेबल मतलब एक ऐसी चीज है, छोटा सा स्लिप जैसा है जो हमने प्रोडक्ट के ऊपर लगा रखा है, उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब उसकी कंटेंट, उसके ओनरशिप और सब चीज के बारे में लिखा है। नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी, इंग्रेडिएंट्स यूज्ड, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसको हम लोग एमआरपी बोलते हैं। इवन डायरेक्शन फॉर यूज भी होता है, भाई कैसे यूज करना है, मेडिसिन और सब में तो ये सब चीजें कंपलसरी होती है। याद रखना, लेबलिंग है नॉर्मली ऐसा होता है, कुछ केसेस में लेबल नहीं लगाओगे तो चलेगा, बट कुछ केसेस में इट इज मैंडेटरी, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, लॉ ने बोला है। सी फॉर एग्जांपल सिगरेट्स, सिगरेट के ऊपर देखा लिखा हुआ होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, इट कॉजेस कैंसर, वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट ने बोला है। मेडिसिन के ऊपर भी लेबल कंपलसरी है, तो उन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। और मैंने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और फंक्शन जब पढ़ा था तो मैंने एक चीज बोली थी, लेबल मे बी अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। अगर कोई मेडिसिन की बॉटल है, सिरप की बॉटल, उसके ऊपर लेबल है इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, जब तक बॉटल है लेबल रहेगा, हम थोड़ी निकाल देते हैं उसको। बट वही अगर मैं बोलता हूं क्लोथ्स, क्लोथ्स परचेस करते हो लेबल होता है, ऊपर टैग लगा होता है, बट जिस दिन से हम लोग वो क्लोथ्स पहनना शुरू करते हैं, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, वो टैग को फेंक देते हैं, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। सो हम लोग याद रखेंगे, लेबल मे बी ए पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, मे नॉट बी ए पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट फंक्शंस की बात करते हैं, भाई लेबलिंग के कुछ फंक्शंस है। अब सबसे पहला फंक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। भाई हम लोग लेबल को देख के ना प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये कौन सा प्रोडक्ट है, लेबल के ऊपर ऑलरेडी सब कुछ लिखा है, ब्रांड नेम लिखी हुई है लेबल के ऊपर। तो दूसरा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, प्रोडक्ट के बारे में हर डिटेल वहां पे देके रखी है, खास करके इंग्रेडिएंट्स और डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी, ये तीन चीज तो पहले देखते हैं हम लोग। तो बोल रहे हैं आपको अगर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो वहां से मिल जाएगी। फिर बोल रहे हैं ग्रेडिंग, लेबलिंग के बेस पे ना आपको ग्रेड का पता चलता है कि भाई कौन सा ग्रेड है। सी फॉर एग्जांपल आप ऐसा देख सकते हो कि मीडियम है, बेस्ट है, इंफीरियर क्वालिटी है, जो भी है क्वालिटी, ये सब वहां पे शायद दिख जाएगी आप लोगों को। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी वार्निंग, अभी अभी मैंने बताया ना सिगरेट के ऊपर होता है ना स्टैट्यूटरी वार्निंग, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तो भाई अगर कोई स्टैट्यूटरी वार्निंग है तो वहां वो भी लिखी होती है, बहुत बार मेडिसिन पे भी लिखा होता है कि भाई इतना ही डोज लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है, वो सब चीजें। नेक्स्ट, प्रमोशन, इन केस ऐसा हो कि लेबल बहुत अट्रैक्टिव बना दिया, एकदम अट्रैक्टिव लेबल, अच्छी चीज है, अपने आप प्रोडक्ट का प्रमोशन हो जाता है, प्रोडक्ट अपने आप चल जाता है मार्केट में। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, लेबल की मदद से भी है ना कस्टमर प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकता है कि भाई कौन सा इनका प्रोडक्ट है और कौन सा कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, प्राइस कंट्रोल, भाई प्राइस में सेफ्टी मिल गई, क्यों, क्योंकि लेबल के ऊपर क्या है, एमआरपी है। अगर एमआरपी है उसके ऊपर तो प्राइस में टेंशन नहीं है, प्राइस कभी भी कोई बढ़ा पाएगा नहीं, जो प्राइस लेबल पे लिखा है कंपल्सरीली वही प्राइस सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ फॉल्स क्लेम, भाई याद रखना जो इंग्रेडिएंट्स और वो सब है ना वो एक्चुअल में होने चाहिए। अगर सपोज आपने लेबल पे कुछ लिखा है और वो नहीं हुआ तो शायद सामने वाला आप पे केस कर सकते हैं। इससे अच्छा लेबल पे पहले ही लिख दो और उसी चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, तो अच्छी बात है, कोई फॉल्स क्लेम ये सब की जरूरत ही नहीं। जल्दी से कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के लेबल पे ना कुछ गलत नहीं लिखेगी, तो वो अच्छी बात है। शॉपकीपर जो बोल रहा है प्रोडक्ट के अंदर भी वही चीज है, क्योंकि लेबल पे पहले से वो चीज क्या कर दी गई है, मेंशन कर दी गई है। तो फंक्शंस क्लियर होने चाहिए, फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। चलिए नेक्स्ट, भाई अब बात आती है पैकिंग की, पैकेजिंग की। जब हम लोग पैकिंग की बात करते हैं, पैकिंग का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट को हम लोग प्रॉपर तरीके से पैक करते हैं, रैप करते हैं हम लोग उसको, कंप्रेस करते हैं हम लोग उसको, क्योंकि हमारा इंटेंशन है कि हम लोग प्रोडक्ट को क्या करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्पॉइलेज, पिल्फरेज, ब्रेकेज और लीकेज, किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करना है, अच्छे से पैक करना है। सॉलिड गुड्स है तो बॉक्स में, लिक्विड गुड्स है तो कंटेनर में, गैस है तो शायद पाइप में, कैसे भी करके अच्छे से क्या करेंगे हम लोग, पैक करेंगे। इवन उसकी डिजाइनिंग के ऊपर भी फोकस करते हैं कि डिजाइन अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कन्वीनियंट लॉट साइज होनी चाहिए, ये सारी चीजें। पैकिंग भी अलग अलग तरह की होती है। सबसे पहले बोला है प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग मतलब ये ऐसी पैकेजिंग है जो प्रोडक्ट जब तक चलेगा तब तक उसका पैकेट भी चलता है नॉर्मली।
टूथपेस्ट की ट्यूब, जब तक लास्ट डे तक आप लोग उस टूथपेस्ट को यूज करते हो ना, तब तक वो ट्यूब तो रहती है ना साथ में, तो वो क्या है, प्राइमरी पैकेज है। सेकेंडरी पैकेज, ये सेकेंडरी पैकेज क्या है, ये एडिशनल लेयर है। वही ऐसी लेयर है जो बेसिकली जिस दिन से हम लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे उस दिन से शायद हम उस चीज को डिस्पोज ऑफ कर देते, फेंक देते। टूथपेस्ट की ट्यूब के ऊपर एक बॉक्स आता है, कार्डबोर्ड बॉक्स, जिसके अंदर वो ट्यूब होती है, वो बॉक्स शायद हम लोग फेंक देते हैं, वो सेकेंडरी पैकेज है। एंड लास्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग इसीलिए की जाती है ताकि प्रोडक्ट को हम लोग आसानी से कम स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह क्या करें, लेके जा सके। आपने देखा ना, बड़े बड़े बॉक्स होते हैं ब्राउन कलर के कार्डबोर्ड बॉक्सेस, उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए कन्वीनियंटली उसको पैक कर दिया जाता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। सो याद रखना, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। नेक्स्ट वन, चलिए भाई कुछ एडवांटेजेस भी देख लेते हैं पैकिंग के, बहुत सिंपल एडवांटेज है। सबसे पहले हमें बोला गया है प्रोटेक्शन। भाई प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन होता है ना, ऑब्वियस बात है, जितना अच्छे से पैक करूंगा उतना अच्छे से प्रोटेक्शन होगा। मेरा तो पैकेजिंग का इंटेंशन ही वो था कि प्रोडक्ट को क्या करना है, पैक करना है, फ्रॉम स्पॉइलेज, ब्रेकेज, पिल्फरेज, लीकेज, ये सब चीजों से। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन। आज के टाइम में तो पैकेज देख के हम लोग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन सी ब्रांड का, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो पैकेजिंग की मदद से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल हो चुका है। नेक्स्ट, प्रेस्टीज। भाई आप लोग अच्छी पैकेजिंग कर सकते हो प्रेस्टीज बनाने के लिए, बहुत सारी कंपनीज है ना पैकिंग के ऊपर बहुत फोकस करती है और उससे उनकी प्रेस्टीज भी बनती है। एक बेस्ट एग्जांपल प्रिंगल्स, आप लोग देखो बहुत अच्छी पैकिंग होती है, एक्सीलेंट पैकिंग। उन्होंने अपना एक ब्रांड इमेज इस तरीके से ही बना लिया अपना, पैकिंग इतनी अच्छी है, चिप्स को एकदम प्रॉपर लाइन में वो लोग अरेंज करते हैं। उन्होंने खुद की प्रेस्टीज क्रिएट की है विद द हेल्प ऑफ पैकिंग। नेक्स्ट, इकोनॉमी। भाई आप लोग चाहो ना तो पैकिंग पे बहुत ज्यादा खर्चा ना करो तो भी हो जाता है, मतलब कम से कम कॉस्ट में भी आप लोग आसानी से आपके प्रोडक्ट को पैक कर सकते हो, और आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी पैकेजिंग की वजह से शायद इंक्रीज ना हो। नेक्स्ट, रीयूज और रीसेल। पैकेजिंग में आप लोग चाहो तो उसको रीयूज कर सकते हो या रीसेल कर सकते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कंटेनर में आते हैं या टिन्स में आते हैं या बॉक्सेस में आते हैं, शायद आप लोग उस बॉक्स को रीसेल कर सकते हो, आपको पैसा मिल जाता है स्क्रैप में या कोई चीज में, या आप चाहो तो घर पे भी उस बॉक्स को आसानी से क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रमोशन। भाई कुछ प्रोडक्ट की पैकिंग इतनी अच्छी होती है ना कि वो पैकिंग से प्रमोशन हो जाता है। बीच में अगर आपको पता हो तो लेस ने एक पैकिंग निकाली थी जिसके ऊपर एक फेस था, यहां तक का फेस आता था। लोग क्या करते थे, उस पैकेट को लेके यहां तक ऊपर रख के उसका फोटो क्लिक करते थे। देखो प्रोडक्ट का पैकेज ही ऐसा था ना कि वो पैकेट ही प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा था, लोग उसको परचेज ही पैकिंग की वजह से कर रहे थे, फोटो खिंचवाने के लिए। एंड लास्ट, कन्वीनियंस। भाई कन्वीनियंस, पैकिंग क्यों की जाती है, प्रोडक्ट को हम लोग कन्वीनियंटली हैंडल कर सके। प्रोडक्ट को मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसके लिए बेसिकली क्या होना चाहिए, पैकिंग होनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग। आई होप चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कौन सा था, प्रोडक्ट मिक्स, तो प्रोडक्ट मिक्स सबको क्लियर होना चाहिए। ये हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट है, कौन सा पार्ट है, प्राइस मिक्स। भाई प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस डिसाइड करना, कोई भी प्रोडक्ट का, कोई भी सर्विस का, कुछ भी। क्यों, क्योंकि उस प्राइस पे दो चीजें डिपेंड करती है भाई। सबसे पहले तो सेल्स वॉल्यूम डिसाइड होती है, प्राइस प्रॉपर सेट करोगे तो अच्छी खासी सेल होने वाली है, और अगर प्रॉपर प्राइस डिसाइड करोगे तो प्रॉफिट भी आपका उसी पे डिपेंड करता है, ज्यादा प्रॉफिट होगा या कम, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रोडक्ट दोगे सामने, एक्सचेंज में शायद आपको क्या मिलने वाला है, प्राइस, मतलब पैसा मिलने वाला है। बट जब आप लोग प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हो तो प्राइस डिसाइड करते टाइम बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसके ऊपर आप लोगों को क्या करना है, फोकस करना है। प्राइस डिसाइड करते टाइम बहुत सारी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है। भाई सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, आपके फर्म का, आपके बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों आप लोगों ने ऐसा किया है, ये प्राइस ऐसा डिसाइड किया। सपोज आपका ऑब्जेक्टिव है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो प्राइस थोड़ा कम रखोगे तो ही सेलिंग बढ़ने वाली है। सपोज आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो प्राइस क्या करोगे, ज्यादा रखोगे। डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन है या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। नेक्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट की कॉस्ट पे भी फोकस करना है। प्रोडक्ट बनाने में आपने कितना खर्चा किया वो भी तो देखो, रॉ मटेरियल का खर्चा, इनपुट का खर्चा, ये सब चीजों का कॉस्ट कंसीडर करनी है, उसके बाद प्राइस डिसाइड करना है। नेक्स्ट, कस्टमर डिमांड। भाई मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है,
किसी भी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है ना, तो आप लोग उसका प्राइस ज्यादा रख सकते हो, आसानी से ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। पता है कि मेरा प्रोडक्ट सेल होने ही वाला है, वही अगर किसी चीज की डिमांड कम है तो भाई प्राइस भी क्या करना पड़ेगा, कम ही रखना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट, कंपटीशन इन द मार्केट। भाई कंपटीशन की बात हो रही है कि मार्केट में कितना कंपटीशन है। सपोज करो कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है, अगर कॉम्पिटिटर ज्यादा है तो प्राइस कम रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको सर्वाइव करना है। वही मैं बोलता हूं कंपटीशन बहुत कम है, तो फिर आप लोग डेफिनेटली क्या कर सकते हो, अगर कंपटीशन कम है तो फिर आप लोग डेफिनेटली ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट वन, क्वालिटी एंड सर्विस। भाई क्वालिटी और सर्विस की बात कर रहे हैं, आप लोग किस क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हो, किस क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करते हो। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी है एक्सट्रीम लेवल पे, तो डेफिनेटली आप लोग उस चीज के लिए क्या कर सकते हो, ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। तो हम लोग ध्यान रखेंगे बेसिकली कि क्या क्वालिटी है। नेक्स्ट वन इज द बाइंग मोटिव। सामने वाले का जो बाइंग मोटिव है ना, वो भी चेक करो कि भाई कस्टमर किस इंटेंशन से उस प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, बेसिकली परचेस कर रहा है। तो अगर बाइंग मोटिव क्लियर है तो उस हिसाब से हम लोग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, रेगुलर बेस पे है या लग्जरी प्रोडक्ट है या जो भी है, तो हम लोग उस चीज का ध्यान रखने वाले हैं। नेक्स्ट, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। आपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कौन सी प्रमोशनल टेक्निक यूज की है, मतलब आपने एडवर्टाइजमेंट पे बहुत खर्चा किया है या सेल्स प्रमोशन है या पर्सनल सेलिंग है, कौन सी टेक्निक यूज की, उस अकॉर्डिंगली आप लोग क्या करोगे, प्राइस डिसाइड करोगे। नेक्स्ट, रिस्क। भाई प्रोडक्ट में कितना रिस्क है, वो कौन सा प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, कितना रिस्क है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। जैसे सपोज करो मैं बोलता हूं अगर आईटी इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, तो रिस्क भी रहता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट के उतनी ही जल्दी टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, फैशन इंडस्ट्री बहुत जल्दी चेंज होता है, बहुत रिस्क है उसके साथ। तो हम लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे प्राइस डिसाइड करते टाइम। एंड नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट कंट्रोल। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे गवर्नमेंट भी क्या करती है, इंटरफेयर करती है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि भाई गवर्नमेंट ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ने कोई प्राइस फिक्स किया है उस चीज के लिए। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, गवर्नमेंट ने अगर कोई प्राइस बोला है, तो कंपल्सरीली मैं उसी प्राइस को क्या करने वाला हूं, फॉलो करने वाला हूं। तो ये फैक्टर्स है जो हम ध्यान में रखेंगे किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने से पहले। तो हम ये क्लियर होना चाहिए, ये क्या है, प्राइस मिक्स। अभी तक चैप्टर के दो पार्ट हुए, सबसे पहला क्या था, प्रोडक्ट मिक्स, और दूसरा क्या था, प्राइस मिक्स। चार में से दो पार्ट कंप्लीट हुए। अब थर्ड पार्ट है प्लेस मिक्स। भाई प्लेस के ऊपर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देना है। ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिसके थ्रू हम लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कहां तक पहुंचाने वाले हैं, कंज्यूमर तक पहुंचाने वाले हैं। जब मैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहता हूं, तो मैं एक ध्यान रखूंगा कि प्रोडक्ट जब कस्टमर तक पहुंचे तो सही जगह पे पहुंचे, सही क्वांटिटी में पहुंचे और सही टाइम पे पहुंचे। अगर सही टाइम पे आप तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचा तो क्या आप परचेस करोगे, नहीं। सही क्वांटिटी में नहीं पहुंचा तो शॉर्टेज हो गई तो परचेस करोगे, नहीं। राइट प्लेस पे नहीं पहुंचा तो भी प्रॉब्लम है। तो बोले इन सब चीज का ध्यान रखेंगे जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं प्लेस मिक्स में, कि भाई प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे, अलग अलग चैनल हो सकती है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, सीधा जीरो लेवल डायरेक्ट चैनल है। मैन्युफैक्चरर ने सीधा ये प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेच दिया। कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि आपको ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना होता है डायरेक्टली उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके, और कंपनी डायरेक्टली वो प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर कर देगी। मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, पहले आई थिंक कुछ मोबाइल फोन्स में भी ऐसा था कि आपको मोबाइल फोन की साइट पे जाके ऑर्डर प्लेस करना पड़ता था डायरेक्ट, नो होलसेलर, नो रिटेलर, नो एजेंट, नथिंग। मैन्युफैक्चरर से सीधा आपके घर पे आएगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, ये वन लेवल चैनल है। यहां पे बीच में रिटेलर आ जाता है। भाई मैन्युफैक्चरर पहले रिटेलर को सेल करेगा और रिटेलर कंज्यूमर को। ऐसा कहां पे होता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, कार, ये सब के केस में मैन्युफैक्चरर ने डीलर को दिया है, मतलब रिटेलर को, रिटेलर सीधा कंज्यूमर को बेचता है। होलसेल तो हो नहीं सकता, गाड़ी कभी थोड़ी होलसेल में बेचेंगे हम लोग, पॉसिबल नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने कंज्यूमर को, ये वन लेवल है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। भाई अब यहां तो होलसेलर भी ऐड हो गया। अब ये तो बहुत कॉमन चैनल है, ये तो सबको पता है, टू लेवल, जहां पे मैन्युफैक्चरर पहले बेसिक चीज किसको बेचेगा, होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को, बहुत बेसिक है। एंड लास्ट वन, मैन्युफैक्चरर, देन एजेंट, देन होलसेलर, रिटेलर एंड लास्ट कंज्यूमर। इतने सारे लोग हैं, बहुत बड़ी चैनल है, थ्री लेवल चैनल। क्लोथिंग के मामले में ज्यादा होता है, एजेंट और वो सब भी इंक्लूड होते हैं।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेसिकली। तो याद रखेंगे अलग अलग चैनल हो सकती है, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। क्लियर हो रहा है यहां तक? तो ये चैनल्स क्लियर होनी चाहिए जिसके थ्रू हम लोग प्रोडक्ट को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहां तक आई होप स्टूडेंट्स आप सबको पहले क्लियर होना चाहिए, ये अलग अलग पॉइंट्स पता चलने चाहिए। क्लियर एवरीवन? चलो तो आगे देखते हैं, चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। भाई जब भी हम लोग कोई चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, तो कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं? सबसे पहले तो जो फैक्टर्स है वो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स है। भाई प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन से फैक्टर ध्यान में रखने हैं? सबसे पहले बोला गया है यूनिट वैल्यू। भाई आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है? से फॉर एग्जांपल बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है, कॉस्टली प्रोडक्ट को हो सके वहां तक शॉर्टर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में रखो, कि भाई ज्वेलरी है या ऐसी कोई चीज है, शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डायरेक्टली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वही अगर मैं बोलता हूं कोई इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट है जिसकी यूनिट वैल्यू बहुत कम है, से फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर कॉस्मेटिक है, ऐसा कुछ है, उसके लिए आप लोग लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आसानी से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन, पेरिशेबिलिटी। भाई प्रोडक्ट पेरिशेबल है या नहीं है? फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट पेरिशेबल है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, शॉर्टेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। वही अगर पेरिशेबल नहीं है, ड्यूरेबल है, तो फिर आप लोग लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, बल्क एंड वेट। भाई उसका बल्की है या नहीं है? अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत बल्की और हेवी गुड्स है, अगेन शॉर्टेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हो जाएगा इतना सारा। वही अगर लाइट वेट गुड्स है तो अगेन लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन। भाई प्रोडक्ट कैसा है, मतलब आपको चेक करना है कि टेक्निकल नेचर कैसा है। सपोज बहुत, मैं ऐसा बोलता हूं कि स्टैंडर्डाइज ब्रांडेड गुड्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप लोग कैसे भी चैनल से यूज सेल कर सकते हो। लेकिन अगर ब्रांडेड गुड्स नहीं है तो फिर आप लोगों को उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट। भाई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा है, कॉम्प्लेक्स नेचर है या क्या है? सपोज करो प्रोडक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है तो शॉर्टर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्यों? क्योंकि उतना एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। प्रोडक्ट सेल करते टाइम मैं आपको प्रोडक्ट की टेक्निकलिटीज को समझाने वाला हूं, तो अगर कॉम्प्लेक्स है तो डायरेक्ट चैनल होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है, तो आप लोग लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, मार्केट रिलेटेड फैक्टर। भाई मार्केट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिसमें सबसे पहले बोला है नेचर ऑफ मार्केट। कौन सा प्रोडक्ट है, कंज्यूमर प्रोडक्ट है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है? कंज्यूमर प्रोडक्ट है, लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि बायर ही कम होते हैं। साइज ऑफ मार्केट। भाई मार्केट का साइज क्या है, बहुत लार्ज स्केल है कि स्मॉल स्केल? कस्टमर थोड़े बहुत है तो डायरेक्ट चैनल यूज करो, बहुत ज्यादा कस्टमर्स है तो ऑब्वियस बात है लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि कस्टमर तक पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट है। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल सिचुएशन। भाई ज्योग्राफिकल सिचुएशन कैसी है? सी फॉर एग्जांपल कस्टमर एक ही जगह पे सिचुएटेड है तो डायरेक्ट चैनल चलेगी, बट कस्टमर्स क्या स्कैटर्ड है, अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है, तो फिर तो लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट, साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। भाई ऑर्डर फ्रीक्वेंटली आते हैं कि नहीं आते? सपोज इनफ्रीक्वेंट ऑर्डर है, इनफ्रीक्वेंट कभी कभी आते हैं बट लार्ज क्वांटिटी में आते हैं, तो डायरेक्ट चैनल यूज करो। बट अगर इनफ्रीक्वेंटली नहीं, फ्रीक्वेंटली ऑर्डर आते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में आते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ही यूज करना होगा। तो ये मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स थे, पहले प्रोडक्ट रिलेटेड फिर मार्केट रिलेटेड। नेक्स्ट भाई कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स है, कंपनी के भी कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। सी फॉर एग्जांपल कंपनी है ना फाइनेंशियली बहुत साउंड है, बहुत फंड्स है कंपनी के पास, कंपनी खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा कर देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, डिजायर फॉर कंट्रोल। क्या कंपनी को खुद को कंट्रोल चाहिए? कंपनी को अगर खुद को कंट्रोल चाहिए तो कंपनी खुद का चैनल रखेगी। एंड लास्ट, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट अगर सी फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा है, लार्ज स्केल पे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है अगर, तो शॉर्टर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रख सकते हैं, कंपनी खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रख सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट छोटा है तो इनडायरेक्टली दूसरों के थ्रू हमको प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, कस्टमर तक पहुंचाना होगा। नेक्स्ट लास्ट वन, मिडलमैन रिलेटेड फैक्टर्स। भाई मिडलमैन से रिलेटेड कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अवेलेबिलिटी, हमको जिस तरह के मिडलमैन चाहिए क्या उस तरह के मिडलमैन अवेलेबल है या नहीं है मार्केट में, पहले उस चीज का ध्यान रखेंगे, हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होना चाहिए मिडलमैन। सेकंड वन, द एटीट्यूड ऑफ द मिडलमैन। भाई मिडलमैन का एटीट्यूड कैसा है? बहुत बार मिडलमैन ऐसा सोचते हैं कि मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट को सेल नहीं करूंगा, प्रमोट नहीं करूंगा।
अब समझो अगर मिडलमैन का नेगेटिव एटीट्यूड है मेरे प्रोडक्ट के लिए, तो ऑब्वियस बात है मैं मिडलमैन के थ्रू कैसे सेल करूंगा, वो मेरा प्रोडक्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कभी भी। नेक्स्ट, सर्विसेज। हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा मिडलमैन होना चाहिए जो सर्विस प्रोवाइड करे। क्रेडिट फैसिलिटी होनी चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, आफ्टर सेल सर्विस होनी चाहिए। अलग अलग तरह की सर्विस अगर मिडलमैन दे रहा है तो ज्यादा बेटर है, ऑब्वियसली हम ऐसा ही मिडलमैन ढूंढेंगे। नेक्स्ट, सेल्स पोटेंशियल। क्या उस मिडलमैन के अंदर सेल्स पोटेंशियल है? अगर पोटेंशियल है कि हाँ यार वो प्रोडक्ट सेल कर सकता है, तो उसी मिडलमैन को हम लोग क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट। आप लोग जब भी कोई मिडलमैन को सिलेक्ट करते हो तो अलग अलग मिडलमैन में अलग अलग कॉस्ट और जो भी है उसको कंपेयर करो। जहां सबसे कम कॉस्ट आती है वो चैनल आप लोग क्या करने वाले हो, यूज करने वाले हो। नेक्स्ट, कस्टम्स एंड कॉम्पिटिशन। भाई कस्टम्स का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजों में कस्टम चलते आ रहा है, कस्टम है, ट्रेडिशन है पहले से। लॉक्स की बात करते हैं, अगर लॉक्स की बात करें, लॉक्स कहां पे मिलते हैं, हार्डवेयर की शॉप पे। बोले कस्टम है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट वो कस्टम पहले से हार्डवेयर की शॉप पे देखते आए हैं, तो बोले नॉर्मली आपको उसको कहां सेल करना पड़ेगा, हार्डवेयर के थ्रू ही सेल करना पड़ेगा, तो ज्यादा इजी आपके लिए, क्योंकि वो कस्टम्स और ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं। ऐसा सच कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट, लीगल कॉन्स्टेंट्स। भाई गवर्नमेंट ने कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया क्या? से फॉर एग्जाम्पल लिकर, आप लोग अगर लिकर सेल करना चाहते हो, अल्कोहल सेल करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियर बोला है कि लिकर सेल करने के लिए आपको क्या चाहिए, लाइसेंस्ड शॉप चाहिए। लाइसेंस नहीं है तो लिकर सेल कर सकते नहीं हो। तो ये मिडलमैन रिलेटेड फैक्टर्स थे। कौन सी चीजें देखी हमने, एक प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, एक मार्केट रिलेटेड फैक्टर, एक कंपनी रिलेटेड फैक्टर, और लास्ट क्या देखा, मिडलमैन रिलेटेड फैक्टर। ये 4 फैक्टर्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसी के अंदर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है। भाई फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज है। कुछ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज है जिसके अंदर हम लोग गुड्स के मूवमेंट की बात करते हैं, उसके स्टोरेज की बात करते हैं कि कैसे स्टोर करेंगे, कैसे रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को कंट्रोल करेंगे, वो सारी चीजें। भाई प्रोडक्ट सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचना चाहिए। और ये जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको हम लोग चाहें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, किस तरीके से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है, या फिर मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा, जब हम लोग मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट की बात करते हैं तो 4 चीजें थी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। उसी तरीके से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के भी 4 एलिमेंट है। भाई कौन से 4 एलिमेंट है? सबसे पहले तो वेयर हाउसिंग। आप लोगों ने गुड्स बनाए तो क्या आज की आज सेल हो जाएंगे? नहीं। यूजुअली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तब तक आप लोग गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर करोगे। आप लोग डिसीजन लो कि क्या वेयर हाउस आप परचेस करोगे या रेंट पे लोगे, कितने वेयर हाउस सेटअप करने आपको, कौन से अलग अलग तरह के वेयर हाउस सेटअप करने हैं, मतलब जनरल वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस है, ये सारी चीजें। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन की बात की। भाई ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखना है, किस तरीके से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएंगे। रोडवेज है, रेलवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है। ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट करते टाइम हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स देखेंगे। टाइम फैक्टर, अर्जेंट है या नहीं है, कॉस्ट फैक्टर, खर्चा कितना हो रहा है, गुड्स पेरिशेबल है या नहीं है, वो सारी चीजें। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल। भाई इन्वेंट्री में सब कुछ आ गया, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, सेमी फिनिश्ड गुड्स हो, फिनिश्ड गुड्स हो, सब कुछ उसको कंट्रोल करना है ठीक से। कितनी इन्वेंट्री आपको ऑर्डर करनी है, बेसिकली कितनी इन्वेंट्री, कौन सी इन्वेंट्री आपको ऑर्डर करनी है, कौन सी इन्वेंट्री स्टॉक में रखनी है, कौन सी इन्वेंट्री को कम प्राइस में भी बेच देना है, खत्म करना है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का ध्यान रखेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी होता है कि भाई इस लेवल पे आपको ऑर्डर प्लेस करना है। एबीसी एनालिसिस होता है, कौन सी इन्वेंट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो लेकिन वैल्यू कम हो, रिवर्स हो सकता है कि क्वांटिटी बहुत कम हो लेकिन वैल्यू बहुत ज्यादा हो। तो एबीसी एनालिसिस, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, वो सब किसके अंदर आता है, इन्वेंट्री कंट्रोल में आता है। एंड लास्ट वन, ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब बेसिकली आप लोगों को ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है। भाई सेल्समैन ने ऑर्डर रिसीव किया, वो आगे पास ऑन करेगा कंपनी में, रजिस्टर में रिकॉर्ड होगा, कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस चेक की जाती है, फिर उसके बाद ऑर्डर पैक किया जाता है गुड्स को, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर पेमेंट आता है। तो ये प्रोसेसिंग है, बेसिक ऑर्डर प्रोसेसिंग है। ऑर्डर रिसीव करने से लेके एग्जीक्यूट करने तक, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने तक की प्रोसेस। तो ये क्लियर होना चाहिए। ये किसकी बात हो रही है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। चलिए भाई लास्ट पार्ट है प्रमोशन मिक्स। अभी तक हम लोगों ने 3 चीजें देख ली ऑलरेडी चैप्टर की, प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस। अब लास्ट है प्रमोशन मिक्स।
हमारा इंटेंशन है कि हम लोग प्रोडक्ट को क्या करने वाले हैं, प्रमोट करने वाले हैं। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमको कस्टमर तक क्या करनी है, पहुंचानी है। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाऊंगा, उनको परस्यूड करूंगा, इन्फ्लुएंस करूंगा, कन्विंस करूंगा कि भाई हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, आप लोग हमारे प्रोडक्ट को क्या करोगे, परचेस करोगे। जब हम लोग प्रोडक्ट के प्रमोशन की बात करते हैं, प्रमोशन के ना कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे सबसे पहले प्रमोशन क्यों करता हूं मैं, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। भाई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का इंटेंशन है, प्रोडक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन, क्वालिटी, फीचर, सब कुछ समझा रहा हूं मैं आपको। प्रमोशन क्यों करता हूं, टू स्टिम्युलेट द डिमांड। मैं चाहता हूं कि आपको मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता चले ताकि आप लोग उस चीज को परचेस करो। मैं उस प्रोडक्ट की क्या कर रहा हूं, बेसिकली डिमांड क्रिएट कर रहा हूं मार्केट में। नेक्स्ट, टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है, मैं इसीलिए प्रमोशन कर रहा हूं ताकि डिफरेंशिएट कर सकूं कि भाई मेरा प्रोडक्ट अलग है और कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट क्या है, अलग है। तो उस चीज के बारे में पता होना चाहिए हमको। नेक्स्ट, टू हाईलाइट द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट की यूटिलिटी हाईलाइट करनी है। से फॉर एग्जांपल हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज की ऐड कर रहे हैं, कोई डिटर्जेंट पाउडर की ऐड कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल उजाला। अब उजाला है जो लिक्विड है, बेसिकली जो क्लोथ्स वॉश करने में काम आता है। अब वो मैं इसीलिए प्रमोट कर रहा हूं क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि प्रोडक्ट की यूटिलिटी, उससे अगर आप लोग क्लोथ्स वॉश करोगे तो क्लोथ्स में व्हाइटनेस आ जाएगी। तो यूटिलिटी हाईलाइट करना चाहता था मैं। टू मीट द कॉम्पिटिशन एंड स्टेबलाइज द सेल्स। टाइम टू टाइम प्रोडक्ट को प्रमोट करो, तब जाके कंपटीशन में सर्वाइव करोगे, वरना कंपटीशन में सर्वाइव करना कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एंड लास्ट वन, टू बिल्ड इमेज। भाई कंटिन्यूसली प्रमोशन करो, खुद की इमेज बिल्डअप करो। सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है, आप लोग देखो कंटिन्यूसली प्रमोशन करते हैं, खुद की इमेज हो सके उतनी मार्केट में क्या कर रहे हैं वो लोग, अच्छी करते जा रहे हैं। तो ये प्रमोशन के हमारे कुछ बेसिक बेसिक फंक्शंस है। अब एलिमेंट्स, प्रमोशन के भी एलिमेंट्स है, ध्यान रखना बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स दिख रहे हैं। सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट थे, उसके बाद हमने दूसरे 4 एलिमेंट्स देखे थे अभी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें वेयर हाउसिंग था, ऑर्डर प्रोसेसिंग था, इन्वेंट्री कंट्रोल था, ट्रांसपोर्टेशन था। और अब प्रमोशन मिक्स के भी 4 एलिमेंट है, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट तो एकदम सिंपल है, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मतलब क्या होता है कि भाई फर्म का जो भी प्रोडक्ट है ना, उसके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। और जब मैं प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में लोगों को बताता हूं तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, न्यूज़पेपर है, टेलीविजन है, रेडियो है, कोई भी तरीके से। मैं चाहता हूं कि मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन कर सकूं और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकूं, ये मेरा बेसिक इंटेंशन होता है। एडवर्टाइजमेंट क्या है, तो इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। याद रखना, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है तो पेमेंट तो करना ही होगा, कंपलसरी है। इट इज ए नॉन पर्सनल फॉर्म। क्या ये फेस टू फेस होता है, नहीं, नॉन पर्सनल है। टीवी पे, रेडियो पे ऐसा कुछ है, वो वहां पे एडवर्टाइजमेंट चल रही है, हम देख रहे हैं, फेस टू फेस नहीं है, नॉन पर्सनल फॉर्म है। इट इज बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। भाई एडवर्टाइजमेंट करवानी है तो कंपल्सरीली कौन होना चाहिए, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होना चाहिए। स्पॉन्सर के बिना कभी भी एडवर्टाइजमेंट पॉसिबल नहीं है। एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। हम लोग याद रखेंगे मास कम्युनिकेशन, हमारा इंटेंशन है कि एक साथ बहुत सारे लोगों तक प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं। नेक्स्ट, इट कैन बी डन थ्रू अ वाइड वेराइटी ऑफ मीडिया। हम लोग अगर चाहें तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, है ना, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मैगजीन्स, बहुत सारी चीजें हैं। एंड लास्ट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिसिटी। भाई ऑब्वियस बात, पब्लिसिटी अलग है, एडवर्टाइजमेंट अलग है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, ये बेसिक बेसिक फीचर्स है, फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव भी है कि भाई आप लोग एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हो। सबसे पहले, टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। मैं एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहा हूं, शायद मेरी कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उस नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं। टू क्रिएट अ लॉयल्टी फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड। बार बार एडवर्टाइजमेंट करो, एक ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो जाती है कस्टमर में। कुछ भी हो जाए, कस्टमर हमारी ही कंपनी का प्रोडक्ट परचेस करेगा, इतनी बार उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। टू फाइट द कंपटीशन इन द मार्केट। भाई ये तो बेसिक चीज है, मैं एडवर्टाइजमेंट क्यों करता हूं, ताकि कॉम्पिटिटर्स के सामने क्या कर सकूं, सर्वाइव कर सकूं। टू फाइट द कॉम्पिटिशन। टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर विजिट बाय द सेल्समैन। भाई हम लोग बेस बना रहे हैं सेल्समैन के लिए। सेल्समैन अगर आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, चाहे वो शॉप पे हो, चाहे वो घर पे आके, एडवर्टाइजमेंट है ना, तो सेल्समैन बोल सकता है कि सर आपने इस चीज की एडवर्टाइजमेंट तो देखी ही होगी। तो सेल्समैन के लिए एक बेस बन गया। नेक्स्ट, टू एनहेंस द गुडविल ऑफ द फर्म। भाई एडवर्टाइजमेंट की मदद से आप लोग खुद की गुडविल क्रिएट कर सकते हो।
बहुत सारी कंपनीज बार बार एडवर्टाइजमेंट करके खुद की गुडविल बढ़ा रही है। नेक्स्ट, टू वॉर्न द कस्टमर अगेंस्ट इमिटेशन एंड स्प्यूरियस प्रोडक्ट। हम लोग अगर चाहें तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर को वॉर्न कर सकते हैं कि भाई ये एडल्टरेटेड गुड्स हो सकते हैं, ये स्प्यूरियस गुड्स हो सकते हैं, इसकी क्वालिटी में खराब हो सकता है। प्रोडक्ट परचेस करने से पहले डेफिनेटली कुछ चीजें क्या करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए। नेक्स्ट, टू एंटर अ न्यू मार्केट और टू अट्रैक्ट अ न्यू ग्रुप ऑफ कस्टमर। मैं एडवर्टाइजमेंट इसीलिए कर रहा हूं ताकि मैं कोई नए मार्केट में जाके प्रोडक्ट बेच सकूं जहां आज तक मेरा प्रोडक्ट नहीं था, या और नए कस्टमर्स को मैं क्या करना चाहता हूं, अट्रैक्ट करना चाहता हूं। नेक्स्ट, टू रीच द पीपल इनएक्सेसिबल टू द सेल्समैन। जहां तक सेल्समैन नहीं पहुंच सकता ना भाई, एडवर्टाइजमेंट वहां तक पहुंच सकती है। शायद सेल्समैन थोड़ी हर जगह पहुंच सकता है, हर कॉर्नर में पहुंच सकता है, नहीं। सिटी की हर जगह पे या स्टेट के हर जगह पे सेल्समैन पहुंचे या ना पहुंचे, एडवर्टाइजमेंट डेफिनेटली पहुंच सकती है। नेक्स्ट, टू इंप्रूव द डीलर रिलेशन। हम लोग अगर डीलर्स के साथ अच्छा रिलेशन करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करो। डीलर को बता सकते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, देखो हम इतनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप हमारा प्रोडक्ट आसानी से सेल कर सकते हो। टू एडुकेट द कंज्यूमर अबाउट द वेरियस यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट के अलग अलग यूजेस बताने हमको। आज एक चीज सोच के देखो, प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है तो एडवर्टाइजमेंट से अच्छा क्या हो सकता है? कंज्यूमर्स को एडुकेट कर सकता हूं कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जाएगा। एंड टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट द क्वालिटी एंड द प्राइस। मैं एडवर्टाइजमेंट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उस प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में क्या करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। तो ये हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। याद रखना, प्रमोशन मिक्स का पहला एलिमेंट कंप्लीट हुआ, क्या है वो? एडवर्टाइजिंग है। नेक्स्ट, सेल्स प्रमोशन, ये दूसरा एलिमेंट है, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन ऐसी एक्टिविटी है जहां पे आप लोग कस्टमर को क्या कर रहे हो, बेसिकली स्टिमुलेट कर रहे हो कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट परचेस करो। बहुत सारी अलग अलग सेल्स प्रमोशन की टेक्निक हो सकती है, जैसे से फॉर एग्जांपल कोई बोनस ऑफर लेके आना, फ्री सैंपल प्रोवाइड करना, फ्री कूपन देना, प्राइस कॉन्टेस्ट रखना अलग अलग तरह के, कोई डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड करना प्रोडक्ट का, बहुत सारी चीजें हो सकती है। और ये जो है ना बेसिकली सेल्स प्रमोशन, ये रूटीन नेचर नहीं है, रेगुलर बेस पे ये एक्टिविटी नहीं होती, कभी कभी होती है। आप समझो मैं फ्री कूपन देता हूं या फ्री सैंपल तो पूरे साल थोड़ी दूंगा, कभी कभी दूंगा। तो इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये रिकरिंग नहीं है, नॉट रिकरिंग, इट इज नॉट ऑफ ए रूटीन और रिकरिंग नेचर। नेक्स्ट, दीज एक्टिविटीज आर मेंट टू सप्लीमेंट एडवर्टाइजिंग। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग करेंगे या सिर्फ सेल्स प्रमोशन करेंगे? नहीं, ये सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजिंग को सप्लीमेंट करता है। मतलब एडवर्टाइजमेंट तो भाई करनी है, उसके साथ साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं, सेल्स प्रमोशन करने वाले हैं। सेम तरीके से पर्सनल सेलिंग तो करूंगा, बट उसके साथ में सप्लीमेंट में क्या रखेंगे हम लोग, सेल्स प्रमोशन को। These activities offer short term and temporary incentive. शॉर्ट टर्म है, टेम्पररी है। अभी के लिए अगर मैंने सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज की तो अभी के लिए मुझे उसका बेनिफिट मिल जाएगा 2-4 महीने, 6 महीने के लिए। एंड इट इज टारगेटेड बोथ एट द कंज्यूमर एंड द डीलर। भाई मैं सेल्स प्रमोशन करता हूं ना, तो मैं कंज्यूमर्स को भी टारगेट करता हूं, डीलर को भी। मैं सेल्स प्रमोशन में कंज्यूमर को तो बेनिफिट दे ही रहा हूं, कभी कभी डीलर को भी बेनिफिट दे सकते हैं, एक्स्ट्रा इंसेंटिव के फॉर्म में, बोनस के फॉर्म में, कोई भी चीज के फॉर्म में। तो याद रखेंगे सेल्स प्रमोशन में टारगेट दोनों पे किया जाता है, तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए। भाई अभी तक 2 एलिमेंट हो गए प्रमोशन के, पहला कौन सा था, एडवर्टाइजमेंट, और दूसरा कौन सा था, सेल्स प्रमोशन। तीसरा पर्सनल सेलिंग, प्रोडक्ट को पर्सनली सेल कर रहा हूं, पर्सनली मैं आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं और कन्विंस कर रहा हूं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है। याद रखना बहुत इफेक्टिव है। सेल्स प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा इफेक्टिव पर्सनल सेलिंग है। मैं आपके डाउट्स और सब ऑन द स्पॉट क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन है, पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर, दो जन के बीच में ऑन द स्पॉट इंटरेक्शन होगा और अभी की अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, डाउट सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्टिव। पर्सनल सेलिंग है ना, सिलेक्टिव होती है, बहुत लिमिटेड लोगों के लिए होती है, लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों तक ही मैं ये पर्सनल सेलिंग का काम कर सकता हूं, लार्ज ऑडियंस में पर्सनल सेलिंग पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, ओरल। पर्सनल सेलिंग कैसी होती है, ओरल, फेस टू फेस, मैं आपको प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये चीज रिटर्न में नहीं हो सकती। नेक्स्ट, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। भाई मैं जब आपको प्रोडक्ट बेचता हूं पर्सनल सेलिंग में, तो मेरा इंटेंशन है कि मैं कस्टमर के साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन क्या कर सकूं, मेंटेन कर सकूं। नेक्स्ट, आर्ट। पर्सनल सेलिंग क्या है, पर्सनल सेलिंग है ना एक आर्ट है, लोगों को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट है।
तो एक हमेशा याद रखेंगे, पर्सनल सेलिंग इज एन आर्ट दैट इज टू कन्विंस, टू परस्यूड द पीपल टू बाय द प्रोडक्ट। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। भाई फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, चेंजेस होने चाहिए। से फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर का बिहेवियर देखते हैं। सेल्समैन क्या करेगा, कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करेगा और उस हिसाब से ही वो अपनी सेल्समैनशिप बताता है, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए सेल्समैन हमेशा। नेक्स्ट, टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन ऑब्वियस बात है, सेलर अगर से फॉर एग्जांपल कुछ एक्सप्लेन कर रहा है तो सामने रिस्पॉन्ड करेगा। कौन रिस्पॉन्ड करेगा, बायर, चाहे वो अपने डाउट्स के बारे में पूछता है या कोई भी क्वेरी के बारे में। एंड नेक्स्ट, परवेसिव। भाई ये क्या है, परवेसिव है, हर जगह पे एग्जिस्ट करता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे बेसिकली पर्सनल सेलिंग की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती हो, सब जगह पे होता है। एंड लास्ट वन, इट इज अ प्रोसेस। भाई ये पर्सनल सेलिंग है ना, एक प्रोसेस है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पहले तैयारी करते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, फिर प्री शिपमेंट होता है, फिर प्रोडक्ट पहुंचता है। तो बहुत बहुत बड़ी प्रोसीजर है। प्रोसीजर की मदद से ही हम लोग इस ये पर्सनल सेलिंग की एक्टिविटी को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो याद रखेंगे ये हमारा थर्ड एलिमेंट है, क्या है, पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट वन, पब्लिसिटी। भाई पब्लिसिटी क्या होता है, पब्लिसिटी मतलब हम लोग हमारे बिजनेस की या फिर हमारे प्रोडक्ट की या फिर हमारे सर्विस की किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन हम लोग न्यूज में पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब लोगों तक पहुंचाना है तो न्यूज के थ्रू पहुंचा सकते हैं, बट याद रखना ये जो पब्लिसिटी है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। से फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के बारे में मीडिया अच्छा भी बोल सकती है, पॉजिटिव पब्लिसिटी है, मीडिया बुरा भी बोल सकती है, नेगेटिव पब्लिसिटी है, और उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी चीज याद रखेंगे, पब्लिसिटी पेड नहीं है, इट इज नॉट डायरेक्टली पेड, कभी उसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है। इट कवर्स द फेवरेबल न्यूज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली पब्लिसिटी में फेवरेबल न्यूज होती है, बट हाँ याद रखना नेगेटिव चीजें भी हो सकती है। नेक्स्ट, इट इज डन बाय न्यूज़पेपर। आप लोग चाहो तो पब्लिसिटी न्यूज़पेपर के थ्रू करवा सकते हो, मैगजीन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन, इंटरनेट, कोई भी चीज के थ्रू, कैसे भी पब्लिसिटी होनी चाहिए, हमारे कंपनी की इंफॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंचनी चाहिए। एंड इट इज आउटसाइड द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बोला ना, आप चाहो तो भी आप लोग उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। मीडिया को जो बोलना है, न्यूज में जिसको जो बोलना है, लोगों को जो बोलना है आपके बिजनेस के बारे में, वो बोलेंगे, आप उसको कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो यहां तक क्लियर होना चाहिए आप सबको। हमारे 4 एलिमेंट्स हुए, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी, ये 4 चीजें। नेक्स्ट वन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्रमोशन मिक्स। तो अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रमोशन मिक्स में भाई कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपके प्रमोशन मिक्स पे इफेक्ट आ सकता है। सबसे पहले बोला गया है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। भाई आपका प्रोडक्ट कौन सा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है या कंज्यूमर प्रोडक्ट है। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है ना तो पर्सनल सेलिंग चाहिए, क्योंकि सामने वाले को प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना, उसको कन्विंस करना, उसको सेल करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। वही अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट वन, नेचर ऑफ मार्केट। भाई मार्केट का नेचर कैसा है, से फॉर एग्जांपल जो कस्टमर है वो बहुत ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड है। अगर स्कैटर्ड है, दूर दूर रहते हैं, सब कुछ है, तो ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी। बट वही अगर पास पास में रहते हैं, कम है कस्टमर्स, तो फिर आप लोग पर्सनल सेलिंग भी यूज कर सकते हो या सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट, स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। भाई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट अभी अभी इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, तो एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी करो एग्रेसिव लेवल पे। बाद में एक बार मैच्योरिटी स्टेज आ जाए, प्रोडक्ट सेट हो चुका है मार्केट में, तो आप लोग पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन में जा सकते हो। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। भाई पहले ये चेक करो कि आपके पास फंड्स अवेलेबल है या नहीं है। फंड्स देखने के बाद डिसाइड करो कि आप लोग एडवर्टाइजमेंट में जाओगे, पब्लिसिटी में जाओगे, सेल्स प्रमोशन में या पर्सनल सेलिंग में। एंड लास्ट वन, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हो। सपोज करो आप लोग प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हो, अगर अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी बेस्ट है। वही अगर मैं आपको बोलता हूं आप लोग डिमांड को सेल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो एक्चुअली, तो फिर आपको क्या करना है, पर्सनल सेलिंग या फिर सेल्स प्रमोशन। तो क्लियर होना चाहिए, अगर अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी, प्रोडक्ट को, डिमांड को अगर सेल में कन्वर्ट करना है तो पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। यहां पे हमारा जो चैप्टर है मार्केटिंग मिक्स वो फाइनली कंप्लीट होता है। आपको अगर कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। सो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।